हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं CSIR नेट लाइफ साइंस का 4th यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। दोस्तों, इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट मैं आज अपलोड करूंगा। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सेल सिग्नलिंग क्या होता है, सेल सिग्नलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सेल सिग्नलिंग कितने टाइप्स का होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, ये सब क्या होते हैं। तो जितने भी बेसिक पॉइंट है सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड वो हम पार्ट 1 के अंदर कवर करेंगे। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें CSIR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस नहीं पता है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने CSIR नेट लाइफ साइंस का पूरा सिलेबस PDF के फॉर्म में अपलोड किया हुआ है। वहाँ पर आपको उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के PDF भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे बायो बुक टैग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको CSIR नेट लाइफ साइंस रिलेटेड कई सारे PDF मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग जो वीडियोस के माध्यम से नोट्स बनाते हैं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उसको आप कुछ इस तरह से बनाएं जिसे आप आसानी से समझ सकें। क्योंकि CSIR नेट लाइफ साइंस में कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता है, वहाँ पर MCQs आता है और वो MCQs तभी सॉल्व होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, नोट्स कुछ इस तरह से बनाएं कि आप आसानी से जब भी एग्जाम पेपर आए तो उसको बहुत जल्द रिवाइज कर लें। थ्योरी के लिए आप लोग पाथ फाइंडर की बुक्स बाय कर सकते हैं। पाथ फाइंडर की बुक्स में जैसे हमने यहाँ पर सेल सिग्नलिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इसकी थ्योरी पढ़नी है तो इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है, जैसे सेल सिग्नलिंग क्या है या सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या रिसेप्टर्स क्या होते हैं। सारे टॉपिक्स यहाँ पर पाथ फाइंडर की बुक्स में काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसमें काफ़ी शॉर्टकट तरीके से और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब इसमें कवर किया गया है। तो इन बुक्स को अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी आसानी से आप क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर ये लाइफ साइंस के 2 एडिशन यहाँ पर आपको मिलेंगे। लाइफ साइंस की दोनों बुक आपको कम से कम आपको ये दोनों बुक लेनी होगी। लाइफ साइंस की अमेजोन पर ये अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक टेस्ट एंड इवेल्युएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जितने भी सॉल्व पेपर क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो आप इन तीनों को एटलीस्ट आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी आते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड का भी इसके साथ आ जाता है। अगर आप इकट्ठे पूरा कंप्लीटली खरीद लेते हैं तब ठीक है, ये आपको आ जाता है इकोलॉजी का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। ये 3 ऐसी बुक हैं जिन्हें आपको लेना ही पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आप लोग सुनते होंगे, टॉपर्स बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी कई सारी बुक्स हैं जिनके ज़रिए आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में। तो आपको वही बुक्स बाय करनी है जो इससे आप आसानी से समझ सकें। तो इन बुक्स को बाय करने के लिए मैंने अमेज़ोन पर आप बाय कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए सेल सिग्नलिंग पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग क्या होता है, सेल सिग्नलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सेल सिग्नलिंग कितने टाइप्स का होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यानी कि दोस्तों, CSIR नेट लाइफ साइंस का 4th यूनिट सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये टॉपिक समझने होंगे। हमें इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं इन सभी को हमें समझना होगा, जो कि मैं पार्ट 1 के अंदर कवर करूंगा। दोस्तों, CSIR नेट लाइफ साइंस के अंदर टोटल 13 यूनिट्स होती हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है 4th यूनिट सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। और हम यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि आप लोग पाथ फाइंडर की बुक्स को बाय कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी बुक्स हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हैं, जो कि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी बुक्स के नाम आपको पता चल जाएगा। आप लोग उन्हें बाय करके उनसे आप पढ़ सकते हैं। वीडियोज़ में मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को डील करूँगा। वहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाऊँगा कि क्या कैसे होता है। यहाँ पर थ्योरेटिकली कुछ भी वर्क नहीं होगा, सिर्फ आपको समझना होगा, राइट। और समझने के साथ साथ आप लोग इन्हें नोट्स बनाएं और ट्राई करें कि एक ही पेज में मोस्ट से मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप कवर कर सकें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही पेज में सब कुछ कवर करने की कोशिश करें। ज़्यादा आपको फैलाव नहीं करना है, राइट। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको एक पेज में कवर करना है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर सेल सिग्नलिंग क्या है। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले सेल सिग्नलिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो कि कवर करने लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो CSIR नेट लाइफ साइंस के जो टोटल 13 यूनिट है ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अरेंज है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया जाता है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। ये आपका फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर आप केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ बायोलॉजी के पॉइंट्स हैं जिन्हें समझते हैं। सेकेंड यूनिट है आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल बायोलॉजी कवर किया जाता है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी के अलावा इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करते हैं। फंडामेंटल प्रोसेस ये आपका 3rd यूनिट होता है।
तो आई होप सेल बायोलॉजी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंडामेंटल प्रोसेस, ये सब आप ऑलरेडी बीएससी और एमएससी में आपका क्लियर रहता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है सेल बायोलॉजी को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो आप ये जो पूरा यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सो गाइस, फिर हेडिंग डाल लीजिए सेल सिग्नलिंग पार्ट 1। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेल सिग्नलिंग क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अपने नेबरिंग सेल से या अपने इन्वायरमेंट से सिग्नल के माध्यम से कम्युनिकेट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 आदमी हैं, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो बातचीत के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। एक होता है रिसीवर, एक होता है डोनर। तो इस तरह से एक आदमी दूसरे आदमी से जो कम्युनिकेशन है वो कैसे कर रहा है? बातचीत के माध्यम से। लेकिन ये जो कोशिकाएं होती हैं ये सिग्नल देती हैं, ये बातचीत नहीं करती। ये कोशिकाएं एक दूसरे को सिग्नल देती हैं और इसी सिग्नल के माध्यम से ये अपने इन्वायरमेंट से या अपने नेबरिंग सेल से एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं या उनसे कम्युनिकेट करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, यानी कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या उनमें सेल सिग्नलिंग नहीं होती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो वहाँ पर 2 सेल्स या 2 से ज़्यादा सेल्स हैं तब आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है। आखिर अकेली सेल्स किससे कम्युनिकेट करेगी? तो सिंगल सेल्स के अंदर भी सेल सिग्नलिंग होता है। अगर आपने बैक्टीरिया में कोरम सेंसिंग टॉपिक पढ़ा है तो आप लोग समझ जाएंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी सिग्नलिंग देखा गया है, लेकिन मोस्टली आप लोग पढ़ेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिनमें जैसे हम इंसान होते हैं, हमारे अंदर अरबों खरबों सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, तो इनमें पूरा जो सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस है चलता है। हमारे शरीर में जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे शरीर में हमेशा होते रहते हैं, राइट? सर्कुलेशन है, ये सब होता रहता है। तो इन सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल सिग्नलिंग। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राइट? जैसे कोई कोशिका है वो ग्रोथ करना चाहती है, राइट? वो डिफ्रेंशिएट होना चाहती है, डाई होना चाहती है, तो उसके लिए सेल सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोशिका है, उसे मरना है, उसे डाई करना है, तो वो क्या करेगी? उसके लिए एक सिग्नल आता है। सिग्नल वो क्या करेगा? वो सिग्नल जा करके किसी ऐसे प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देगा जिससे कि लाइटिक एंजाइम रिलीज हो जाएंगे, राइट? अब वो लाइटिक एंजाइम पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी ये भी यहाँ पर सिग्नल के माध्यम से ही हुआ। अगर उसे डिवाइड करना है, ग्रोथ करना है, तो उसके लिए भी सिग्नलिंग की ही ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, 2 सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये सेल ए है, ये सेल बी है। ये सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि ये जो है एक तरीके से हम इसे सेंडर सेल्स भी कह सकते हैं, जो सिग्नल को सेंड कर रही है, या डोनर सेल भी आप कह सकते हैं। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में जो मैंने डॉट डॉट में रिप्रेजेंट किया है, ये है सिग्नल मॉलिक्यूल्स, इसे आप लाइगेंड भी कह सकते हैं। ये दूसरी तरफ जो सेल बी है, ये है रिसीवर सेल, यानी कि ये सिग्नल को रिसीव करेगी। किसके माध्यम से? रिसेप्टर के माध्यम से। अभी मैं सिग्नल मॉलिक्यूल और रिसेप्टर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ एक जनरल सा जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसे मैं समझा रहा हूँ, राइट? देखिए यहाँ पर इस कोशिका ने, ये जो सेल ए है, इसने अपना सिग्नल दिया और सेल बी ने इसको एक्सेप्ट किया यहाँ पर रिसेप्टर के माध्यम से। अब ये रिसेप्टर जो है यहाँ पर जैसे ही इस पर ये बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट कर देगा, ये किसी दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। अब ये दूसरा जो प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, अब ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा। ये जो लाइगेंड आपको देख रहे हैं, ये प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, राइट? और ये जैसे ही दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, अब वो प्रोटीन सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा, राइट? सेकेंडरी मैसेंजर के भी बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फाइनली क्या होता है, इस तरह से ये 1 बाय 1 कई सारे प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद फाइनली ये अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, और तब जाकर के हमें रेस्पॉन्स मिलता है। तब जाकर के जो सेल होती है वो ग्रोथ करती है, डिफरेंस करती है, या फिर डाई हो जाती है, राइट? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो सेल सिग्नलिंग होते हैं उसकी कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला होता है रिसीविंग, राइट? सेंड करने के बाद रिसेप्टर रिसीव करता है सिग्नल को। उसके बाद जो बीच का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन प्रोसेस में बेसिकली ये एक तरीके से, इसमें जो पर्टिकुलर कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, वो दूसरे प्रोटीन को एक्टिव करेगा, वो तीसरे प्रोटीन को एक्टिव करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेल सिग्नलिंग के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फाइनली जो है वो एक डेस्टिनेशन पॉइंट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि अपना
जो पर्टिकुलर जो टारगेट होता है, जो प्रोटीन्स होता है, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो या डाई होने के लिए हो या किसी एंजाइम्स को वो जो है एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि पूरी जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर वो डाई होने के लिए है, राइट। अगर वो सेल को डेड करने के वाले सिग्नल आया है तो वो डेड कर देगा, वो लाइटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह से हमने देखा फाइनली क्या होता है, रेस्पॉन्स। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं सेल सिग्नलिंग की, राइट, जिसमें रिसीव होता है, ट्रांसडक्शन होता है और रेस्पॉन्स फाइनली मिलता है। ये जो सेल होती हैं ये हमेशा आइसोलेशन में रहना नहीं पसंद करती, राइट, यानी कि ये अकेला नहीं रहना पसंद करती, ये अपने इन्वायरमेंट से, अपने नेबरिंग सेल से कम्युनिकेट करती हैं। इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पता चल ही गया है डायरेक्टली कि सिग्नल जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिग्नल देते हैं, राइट, वो एक तरीके से उन्हें लिगेंड भी कहा जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज लेकर जाते हैं, उसका ट्रांसफर करते हैं बेसिकली कहा जाए, यानी कि वो एक तरीके से कैरियर का काम कर रहे हैं, राइट। वो किसी मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो एक वहाँ पर जाकर के एक मॉलिक्यूल जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करने से क्या होगा, हमें फाइनली रेस्पॉन्स मिल जाता है, राइट। ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्रोटीन्स के बने हो सकते हैं, ये गैस के बने हो सकते हैं, राइट। इसमें जो पहले, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कोशिका है इसने इस सिग्नल मॉलिक्यूल को सेंड किया, तो ये जो फर्स्ट सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको हम कहा जाता है प्राइमरी मैसेंजर, राइट। और जो सेकंड, क्योंकि इसने जाकर के इस रिसेप्टर को जैसे ये बाइंड हुआ तो इसकी वजह से एक दूसरा प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, तो अब ये जो प्रोटीन एक्टिवेट हुआ ये इस तरीके से सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा, राइट। सेकेंडरी मैसेंजर के जो एग्जांपल्स हैं जैसे कैल्शियम 2+ आयन होता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल होता है, CAMP, IP3, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि सर जब ये इसी कोशिका में ऑलरेडी सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट है तो प्राइमरी मैसेंजर आकर के इसे एक्टिवेट करने का क्या मतलब है, ये तो पहले से ही जब यहाँ पर मौजूद है तो ये अपना काम कर सकता है। दोस्तों ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। ये जो है यहाँ पर लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही ये इसे आकर के एक्टिवेट करेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये जाकर के किसी दूसरे को, तीसरे को एक्टिवेट करेगा, फिर तीसरा जाकर फाइनली क्या होता है वो डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच जाता है, और वहाँ से हमारा मेन रेस्पॉन्स आता है। वहाँ से हमारी सेल जो है अगर वो ग्रोथ के लिए सिग्नल है तो वो ग्रोथ हो जाएगा, अगर वो सिग्नल डिफरेंशिएट के लिए है तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, अगर वो सिग्नल डाई के लिए है तो सेल जो है वो डाई हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल्स काम करते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मॉलिक्यूल विच कैन नॉट एबल टू क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं, राइट। मैं ये सब, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था पूरे 1 घंटे का वो लेक्चर मैंने अपलोड किया है, डेफिनेटली आपको वो लेक्चर देखना चाहिए अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने लगभग सभी मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बताया। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया कि एक मॉडल क्यों फेल हुआ, दूसरा मॉडल क्यों आया, कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट है और किस मॉडल की मदद से हम आसानी से समझ गए थे सारे टॉपिक्स को। तो यहाँ पर वही मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसे लिगेंड मॉलिक्यूल्स या ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते उन्हें बोला जाता है हाइड्रोफिलिक, राइट। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब लव, जो वाटर को लव करते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाई लेयर होती है लिपिड्स की, उसके नेचर के बारे में आप ऑलरेडी पता ही है आपको, राइट। बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर, ये जो हाइड्रोफिलिक होते हैं ये जो सेल सरफेस में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल सरफेस होता है उस पर जो रिसेप्टर होते हैं वो उसी से जाकर के बाइंड करते हैं, और मोस्टली जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक ही होते हैं, राइट। नंबर 2 पर है मॉलिक्यूल विच कैन एबल टू क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। इसको हम बोलते हैं लिपोफिलिक, यानी कि लिपिड्स को लविंग करने वाला, राइट। दूसरा होता है लिपोफिलिक। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आसानी से डिफ्यूज हो जाता है, राइट, डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये जो है आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार चला जाता है।
तो इस तरह से हमने देखे जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार आने या जाने से ये दो तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। इसके अलावा और भी आप तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड या सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स। कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं। अभी मैं जब यहाँ पर डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग तो वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स कोशिका के द्वारा सिक्रेट कर दिए जाते हैं, फाइनली वो जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, राइट। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अब कोशिका के सराउंडिंग में तो और भी बहुत सारे सेल्स हैं, उनके पास भी रिसेप्टर्स हैं, तो वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है हो सकता है वो किसी दूसरे कोशिका पर जाकर के उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक लिगेंड्स के लिए या सिग्नल मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वही जाकर के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर पाता है, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन बाउंडेड और सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी होता है। सिग्नल मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, राइट, और केमिकली हेट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। ये तो हमने डिस्कस किया इस सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो कि एक कोशिका का जो मैसेज है वो दूसरे कोशिका तक पर लेकर जा रहा है, राइट। एक सेल का मैसेज दूसरे सेल पर जाकर के उसको ट्रांसफर कर रहा है, उसको दे रहा है मैसेज। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर के बारे में, यानी जो इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करता है, रिसेप्टर जो मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स और दूसरा होता है सेल सरफेस रिसेप्टर्स। इंट्रासेल्युलर का मतलब समझते हैं विद इन द सेल। इंट्रा मतलब क्या, जैसे आपने सुना होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर रिसेप्टर, राइट, विद इन द सेल। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहा है, राइट। ये आया और रिसेप्टर से बाइंड हो गया। अब ये इसको एक्टिवेट करके इसके बाद इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस पर रिसेप्टर है, यानी कि इसका जो टारगेट है इसमें ये जो लिगेंड है इसका मेन टारगेट क्या है कि मैसेज को हमें पहुंचाना है न्यूक्लियस तक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो उसके सरफेस पर रिसेप्टर है उससे बाइंड हुआ, फिर उसके बाद ये अंदर की तरफ जाता है ताकि ये न्यूक्लियस के सरफेस से जो रिसेप्टर है उसको बाइंड कर सके, राइट, वहाँ पर जाकर के उसको एक्टिवेट कर सके। तो इस बेस पर आप कह सकते हैं कि ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होता है ये भी दो तरह का होता है, राइट। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर ये भी दो तरह का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं ऐसे रिसेप्टर्स, और दूसरा होता है दोस्तों न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि यहाँ पर न्यूक्लियस पे होता है, राइट। तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो होते हैं इन्हें आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है तो उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, दूसरा होता है न्यूक्लियस पर, तो ऐसे रिसेप्टर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। इसके बाद नंबर सेकंड पर आप देख रहे हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। यहाँ पर तो जो मॉलिक्यूल सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है वो लिपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल होगा क्योंकि उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अंदर की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ पर ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर जो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा वो हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये रिसेप्टर सिर्फ सेल के सरफेस पर ही होते हैं, राइट। ये जो है सेल के सरफेस पर ही होते हैं। इसको भी आप दो भागों में या तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर, राइट, दूसरा होता है जीपीसीआर, तीसरा होता है ईसीआर, यानी कि इसको भी आप तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा रिसेप्टर्स के बारे में। तो आई होप आपको यहाँ पर अभी तक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर्स के बारे में और थोड़ा बहुत आपको सेल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ रहा होगा। डोंट वरी अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा हो, क्योंकि नई चीज़ें हैं, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही हैं तो धीरे धीरे वीडियोस को देखते रहें। इसके अलावा और भी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं तो उनको आप कंटिन्यू देखते रहें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, बेसिकली सिग्नल मॉलिक्यूल्स का क्या काम होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। ये जो सिग्नलिंग होती है ये कितने टाइप्स की होती है, राइट। इतना तो अभी तक हमें पता चल गया व्हाट हैपन व्हेन सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड विद रिसेप्टर। क्या होता है जब सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड होता है, वो जो है रिसेप्टर में जाकर के किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, फिर वो जाकर किसी दूसरे को एक्टिवेट करता है और फाइनली हमें टारगेट तक पहुँचने के बाद हमें रिस्पॉन्स मिलता है। इतना तो हमें अच्छी तरह से पता चल गया है। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग कितने टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये एक ऐसी सिग्नलिंग होती है जिसमें एक कोशिका है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये कोशिका खुद ही
सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है और खुद के रिसेप्टर से उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये खुद को ही सिग्नल दे रहा है। तो ऐसा सेल, इसको हम बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, राइट। यानी एक कोशिका खुद को ही सिग्नल दे रही है, सिग्नल रिलीज फ्रॉम द सेल, सिग्नल जो है वो किस एक ही सेल से रिलीज हो रहा है और बाइंड विथ सेम सेल, और उसी सेल से वो बाइंड भी हो रहा है। तो ऐसी सिग्नलिंग को आप क्या कहेंगे? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, राइट। ये कोशिका जो है खुद ही डिवाइड होना चाह रही है। अगर ये सिग्नल मॉलिक्यूल कोशिका को डिवाइड होने के लिए है तो क्या होगा, ये कई बार ये धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी। इसी वजह से अगर बहुत ज़्यादा डिवाइड सेल होने लग जाए तो कैंसर वाला मैटर हो जाता है। इसलिए आसपास की जो नेबरिंग सेल्स होती हैं वो समझाती हैं इन कोशिकाओं को, जो ऑटोक्राइन सेल्स होती हैं, आसपास की जो नेबरिंग सेल्स होती है वो उन्हें समझाती हैं कि देख भाई बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, यहाँ पर कैंसर हो सकता है, कैंसर का मामला हो सकता है। और जैसे ही कैंसर होगा ये मरीज जो है वो डॉक्टर के पास जाएगा और जो डॉक्टर होगा वो चीर फाड़ करके पूरे टिश्यू को, यानी हमारी पूरी कम्युनिटी को वहाँ से हटा देगा। तो तेरी वजह से हम सब लोग हट जाएंगे, तो तू थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल कर और उसको जो है सेल ग्रोथ ज़्यादा कर मत कर, जितना ज़रूरी है उतना, राइट। तो इस प्रकार से फाइनली दोस्तों ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हमने देखा। नंबर सेकंड पर आता है पैराक्राइन सिग्नलिंग, राइट। फर्स्ट था ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, नंबर सेकंड है पैराक्राइन सिग्नलिंग। इस तरह के सिग्नलिंग में बेसिकली होता क्या है कि जो सेल होती हैं वो बहुत ही पास पास होती हैं। टारगेट जो सेल्स होती हैं वो पड़ोसी कोशिकाएं होती हैं, उसकी नेबरिंग सेल्स होती हैं, जिसमें आप देखेंगे ये पर्टिकुलर यहाँ पर ये डोनर सेल है जो कि सिग्नल को यहाँ पर छोड़ती है, रिलीज करती है, और दूसरी है एक्सेप्टर सेल जो कि रिसेप्टर से उस सिग्नल को एक्सेप्ट करती है। तो इस तरह के सिग्नल को एक्सेप्ट करने के लिए जो कोशिकाएं हैं वो पास पास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह की सिग्नलिंग को हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें कोशिकाएं आपस में अपने पड़ोसी कोशिकाओं से कम्युनिकेट करती हैं, राइट। तो इस तरह की सिग्नलिंग की मदद से क्या होता है, इस तरह की सिग्नलिंग की हेल्प से जो कोशिकाएं सेल्स होती हैं वो अपने पड़ोसी कोशिकाओं से, नेबरिंग सेल से कम्युनिकेट कर पाती हैं। नंबर थर्ड टाइप की सिग्नलिंग है वो है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। इस तरह की जो सिग्नलिंग होती है इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर होता है, यानी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में अटैच रहती हैं, राइट। देखो यहाँ पर ये जो है सिग्नल जो है ये कोशिका अपनी सिग्नल को सेंड कर रही है वहाँ पर और दूसरी एक्सेप्ट कर रही है, यानी पूरा एक तरीके से फिजिकल कॉन्टैक्ट इन दोनों कोशिकाओं का हुआ पड़ा है। तो इसको कहा जाता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ये जो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग है इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग सिग्नलिंग, राइट। इसमें कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है। नंबर 4 पर जो सिग्नलिंग है वो है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इस तरह की सिग्नलिंग में बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारे पास एक कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, राइट। ये किसी तरह का कोई हार्मोन्स रिलीज कर रहा है या कोई एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, यानी कोई भी एक सिग्नल मॉलिक्यूल से रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, राइट। ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो है अपने जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है उसको रिलीज करता है। अब ये क्या करेंगे, ब्लड वेसल, ये जो है ब्लड के माध्यम से वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो जा करके डिस्टेंट, यानी बहुत दूर जो टारगेट सेल है उसके पास ये जा करके पहुंचता है। तो इस तरह की सिग्नलिंग जिसके अंदर एक कोशिका बहुत दूर है, राइट। हमारे दिल की कोशिकाएं अलग है, ब्रेन की कोशिकाएं इतनी दूर है, तो अगर ब्रेन को या दिल को अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो तो उस तरह की सिग्नलिंग की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है एंडोक्राइन सिग्नलिंग की मदद लेते हैं, राइट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या है, जिसमें दो दूर दूर कोशिकाएं आपस में कम्युनिकेट करें। एक तो होता है नेबरिंग में सेल है, पड़ोसी कोशिकाएं आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। एक जो कोशिका एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी कि बहुत दूर है। तो ऐसी कोशिकाएं कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी? ऐसी कोशिकाएं जो है ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से कम्युनिकेट कर पाती हैं। वो क्या करेंगी, एक कोशिका अपने सिग्नल मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर रिलीज कर देगी और वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा टारगेट सेल तक, जो कि डिस्टेंट टारगेट सेल है, जो कि बहुत दूर मौजूद है, उससे जाकर के कम्युनिकेट कर पाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया सेल सिग्नलिंग का पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने आपको बताया सेल सिग्नलिंग क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और सेल सिग्नलिंग, सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो, और कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।